भारत अपनी बैलिस्टिक मिसाइल कमांड को क्यों डिवाइड करना चाहता है? टर्की को अभी भारत अपनी दुश्मन देशों के लिस्ट में क्यों ऐड करने वाला है? और इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को अभी लार्ज स्केल मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में इन्वॉल्व करने का फैसला क्यों किया जा रहा है? आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत के प्रपोज्ड इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स यानी IRF प्रोग्राम की तरफ से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत अभी एक डेडिकेटेड इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स को एस्टेब्लिश करने की प्लानिंग कर रहा है, जो कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के लॉन्ग रेंज कन्वेंशनल स्ट्राइक एसेट को एक यूनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर के अंदर ऑपरेट करने वाला है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ न्यूक्लियर और कन्वेंशनल स्ट्राइक एसेट को अलग करने पर होने वाली है, क्योंकि फ्यूचर बैटलफील्ड में एस्केलेशन एम्बिग्युइटी एक बहुत बड़ा रिस्क होने वाला है। एग्जाम्पल के लिए, अगर भारत प्रलय मिसाइल जैसे क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करता है तो एनिमी को क्लियर सिग्नल मिलना चाहिए कि ये कन्वेंशनल स्ट्राइक मिसाइल है, न्यूक्लियर अटैक नहीं है। इस वजह से अभी IRF को एक अलग ही कमांड स्ट्रक्चर के अंदर लाने की कोशिश किया जा रहा है। अभी IRF की स्ट्राइक कैपेबिलिटी की बात करें तो इसमें मल्टीपल लेयर स्ट्रक्चर होने वाली है। हैवी प्रिसिशन स्ट्राइक रोल में प्रलय जैसे मिसाइल को इस्तेमाल किया जाने वाला है, जिनका रेंज लगभग 150 से 500 किलोमीटर के आसपास होने वाली है। साथ ही ब्रह्मोस की एक्सटेंडेड रेंज और निर्भय जैसे मिसाइल का इस्तेमाल भी किया जाने वाला है, जो कि 1000 किलोमीटर के आसपास की स्ट्राइक रेंज को प्रोवाइड करने वाले हैं। लेकिन अभी सबसे इंटरेस्टिंग लेयर लॉटरिंग मुनिशन और स्वार्म ड्रोन का होने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्यूचर बैटलफील्ड में ऐसे सिस्टम एनिमी रडार, एयर डिफेंस बैटरीज और मोबाइल कमांड व्हीकल को भी ऑटोनोमसली हंट और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यानी अभी वॉरफेयर सिर्फ ट्रेडिशनल मिसाइल तक लिमिटेड नहीं रहने वाली है। अभी रशिया और यूक्रेन के वॉर और वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट के दौरान ये बात पहले से ही प्रूव किया जा चुका है कि कैमिकाजी ड्रोन्स बैटलफील्ड का पूरा डायनामिक भी चेंज कर सकते हैं। इसी वजह से अभी भारत की तरफ से अभी एक इंटीग्रेटेड लॉन्ग रेंज प्रिसिशन स्ट्राइक इकोसिस्टम को बिल्ड करने की तरफ रैपिडली मूव किया जा रहा है। कुल मिलाकर इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स भारत के लिए सिर्फ एक नया कमांड स्ट्रक्चर नहीं होने वाला है, बल्कि फ्यूचर नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर डॉक्ट्रिन का फाउंडेशन होने वाला है, जहां पर भारत के मिसाइल, ड्रोन्स और लॉटरिंग मुनिशन एक कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक ग्रिड के अंदर मौजूद होने वाला है, जो कि एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से अटैक एग्जीक्यूट करने वाले हैं। अगला अपडेट भारत और टर्की के रैपिडली डिटोरेटिंग स्ट्रेटेजिक रिलेशन की तरफ से है। अभी पहली बार इंडियन आर्मी की तरफ से ऑफिशियली टर्की को एक एडवर्सियल कंट्री के रूप में पोजीशन किया जा रहा है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल पूरे होने पर मीडिया इंटरेक्शन के दौरान इंडियन आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई की तरफ से टर्की को डायरेक्टली चाइना और पाकिस्तान के साथ मेंशन किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई ने अपने स्टेटमेंट में ये बात क्लियर कहा है कि पाकिस्तान और चाइना का रिलेशन काफ़ी गहरा है और पाकिस्तान के लगभग 80% मिलिट्री इक्विपमेंट चाइनीज ओरिजिन से होते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी इंडिकेट किया है कि भारत अभी एक पोटेंशियल 3 फ्रंट चैलेंज को फेस कर रहा है और इसको ध्यान में रखकर अपनी मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस को स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहा है, जहाँ टर्की भी एक इनडायरेक्ट एक्सेस के तौर पर सामने आ रहा है। अभी टर्की और पाकिस्तान के रिलेशन को देखें तो इसका फाउंडेशन बहुत ही पुराना माना जाता है। पाकिस्तान के फाउंडर मोहम्मद अली जिन्ना भी टर्की के मुस्तफा केमल अटातुर्क के मॉडर्नाइजेशन मॉडल के इन्फ्लुएंस थे, लेकिन अभी ये रिलेशनशिप आइडियोलॉजिकल लेवल पर लिमिटेड नहीं रह गया। रिसेंट ईयर्स में टर्की पाकिस्तान का एक मेजर ड्रोन और डिफेंस टेक्नोलॉजी सप्लायर बन चुका है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट बैटलफील्ड में भी देखने को मिला है, जिसमें पाकिस्तान ने टर्किश ओरिजिन बैरक्टर TB2 और सोनगा ड्रोन जैसे स्वार्म ड्रोन का इस्तेमाल करके भारत पर अटैक किया था। हालांकि इंडियन आर्म फोर्सेस की तरफ से इसमें से मैक्सिमम ड्रोन को सक्सेसफुल न्यूट्रलाइज कर दिया था और इंडियन आर्मी की तरफ से कैप्चर टर्किश ड्रोन का रैकेज को भी डिस्प्ले किया गया था, जिसमें भारत और पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट में टर्की का पाकिस्तान को डायरेक्टली सपोर्ट करना सामने आ गया था। स्ट्रेटेजिक लेवल पर देखा जाए तो लेफ्टिनेंट जनरल का ये स्टेटमेंट एक बहुत बड़ा सिग्नल माना जा रहा है। सिंपल भाषा में बोला जाए तो भारत अभी ओपनली बात एक्सेप्ट कर रहा है कि फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान को सिर्फ चाइना नहीं बल्कि टर्की की तरफ से भी ऑपरेशनल और टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट को प्रोवाइड किया जाने वाला है। अभी तक इसमें टर्की का नाम नहीं आ रहा था और आज तक टर्की भारत के पोटेंशियल एनिमी कंट्री उनके सपोर्टर लिस्ट में गिना नहीं जा रहा था, लेकिन अभी टर्की भी इस लिस्ट में शामिल होने वाला है
और अभी पाकिस्तान और चाइना की तरह टर्की को भी हमारा एक पोटेंशियल एनिमी कंट्री के रूप में देखा जाने वाला है। अगला अपडेट भारत के नेक्स्ट जनरेशन K5 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल यानी SLBM प्रोग्राम की तरफ से है। अभी भारत की तरफ से सी बेस्ड न्यूक्लियर डिटरेंस कैपेबिलिटी में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन को अचीव किया गया है, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की तरफ से अभी मार्च के लास्ट वीक में अपने K5 SLBM का सक्सेसफुल पॉपअप टेस्ट यानी अंडर वाटर इंजेक्शन टेस्ट को कंडक्ट किया गया है। सिंपल भाषा में बोला जाए तो भारत ने सफलता के साथ वैलिडेट कर लिया है कि फ्यूचर में K5 SLBM को अंडर वाटर सबमरीन लॉन्च ट्यूब से सेफली लॉन्च किया जा सकता है और SLBM डेवलपमेंट में ये स्टेज सबसे क्रिटिकल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम में से एक माना जाता है। अभी नॉर्मली सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल डायरेक्टली अंडर वाटर इग्नाइट नहीं होता है। सबसे पहले कंप्रेस्ड गैस या इजेक्शन सिस्टम की मदद से इन मिसाइल को सबमरीन की लॉन्च ट्यूब से बाहर निकाला जाता है। जब मिसाइल पानी के सरफेस से बाहर ऊपर निकल जाते हैं तब उसका रॉकेट मोटर इग्नाइट होता है और उसके बाद जाके मिसाइल अपनी फ्लाइट को फॉलो करता है। इस पूरे प्रोसेस को वैलिडेट करने के लिए पॉपअप टेस्ट को कंडक्ट किया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस रिसेंट टेस्ट में K5 मिसाइल के नए लॉन्च कैनिस्टर और गैस इजेक्शन मैकेनिज्म को सक्सेसफुली वैलिडेट किया गया था और सबसे बड़ी खास बात यह कि K5 मिसाइल को अभी DRDO की तरफ से डेवलप किया गया सबसे बड़ा और सबसे हैवी सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल माना जा रहा है। अभी K5 मिसाइल की कैपेबिलिटी के बारे में बात करें तो इसे स्ट्रेटेजिक रोल के हिसाब से अग्नि 5 का सी बेस्ड इक्विवेलेंट माना जा सकता है, जिसका स्ट्राइक रेंज लगभग 5000 से 6000 किलोमीटर के आसपास होने की उम्मीद किया जा रहा है। साथ ही इस मिसाइल में MIRV कैपेबल यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल कैपेबिलिटी मौजूद होने वाली, यानी एक ही मिसाइल मल्टीपल न्यूक्लियर वार्ड को डिलीवर कर सकता है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि K5 स्पेशली भारत के फ्यूचर S5 क्लास के न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन में इस्तेमाल किए जाने वाले हैं। ये सबमरीन करंट अरिहंत क्लास के सबमरीन के कंपैरिजन में काफ़ी बड़े होने वाले हैं और ज़्यादा कैपेबल होने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनका डिस्प्लेसमेंट लगभग 13,500 टन या उससे ज़्यादा होने वाला है, जो कि अरिहंत क्लास के सबमरीन के मुकाबले लगभग 2 गुना ज़्यादा बड़े होने वाले हैं। कुल मिलाकर K5 प्रोग्राम क्लियरली बात इंडिकेट करता है कि अभी भारत ग्रेजुअली एक स्ट्रॉन्गर और लॉन्ग रेंज अंडर वाटर न्यूक्लियर डिफेंस कैपेबिलिटी को बिल्ड करने की तरफ रैपिडली मूव कर रहा है, जिससे इंडियन ओशन रीजन में भारत का स्ट्रेटेजिक बैलेंस और भी ज़्यादा मजबूत होने वाला है। अगला अपडेट भारत के एमका यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम और उसके नेक्स्ट जनरेशन इंजन कंपटीशन प्रोग्राम की तरफ से। अभी भारत के 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर प्रोजेक्ट को पावर देने के लिए ग्लोबल एरोस्पेस कंपनीज के बीच कंपटीशन और भी ज़्यादा इंटेंस हो चुका है, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक रोल्स रॉयस की तरफ से अभी एमका प्रोग्राम में अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भारत के अंदर एक लोकल एरो इंजन डिजाइनिंग सेंटर को एस्टेब्लिश करने का प्रपोजल दिया जा रहा है। अभी एमका प्रोग्राम भारत के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एरोस्पेस प्रोजेक्ट माना जा रहा है, क्योंकि फ्यूचर में इसी प्रोग्राम के थ्रू भारत फुल्ली इंडिजिनस स्टेल्थ फाइटर जेट को डेवलप करना चाहता है, जिसमें एडवांस एवियोनिक्स, सेंसर फ्यूजन टेक्नोलॉजी, इंटरनल वेपन बे और नेक्स्ट जनरेशन प्रोपल्सन सिस्टम को इंटीग्रेट किया जाने वाला है। लेकिन अभी इसका सबसे बड़ा चैलेंज हाई थ्रस्ट फाइटर जेट इंजन होने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रोल्स रॉयस की तरफ से एक्सटेंसिव टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारत में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट डेवलपमेंट का भी ऑफर दिया जा रहा है। कंपनी के हिसाब से इंजन का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भारत के पास ही रहने वाला है, जबकि रोल्स रॉयस इंडियन इंजीनियर्स को अपने लगभग 100 साल से भी ज़्यादा की पुराने एरो इंजन डिज़ाइन और मेट्रोलॉजी एक्सपर्टीज को शेयर करने वाला है। अभी इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बनने वाला है, क्योंकि भारत ट्रेडिशनली एरो इंजन टेक्नोलॉजी के लिए फॉरेन सप्लायर के ऊपर डिपेंड करता रहा है। एडवांस टर्बाइन ब्लेड्स और थर्मल मैनेजमेंट जैसे सिस्टम और हाई टेम्परेचर मेट्रोलॉजी जैसे टेक्नोलॉजी अभी भी दुनिया के सबसे रेस्ट्रिक्टेड एरोस्पेस डोमेन में गिने जाते हैं और इनका डायरेक्ट एक्सेस मिलना भारत की एरोस्पेस इंजीनियरिंग डेवलपमेंट को कई गुना तक फास्ट ट्रैक कर सकता है। लेकिन रोल्स रॉयस के लिए कंपटीशन आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि फ्रेंच कंपनी सफरान की तरफ से भी एमका की इंजन डेवलपमेंट के लिए फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का एग्रेसिव ऑफर दिया जा चुका है। सफरान का भारत के साथ रफाल के M88 सीरीज के इंजन की वजह से पहले भी ऑपरेशनल रिलेशन बना हुआ है। साथ ही रफाल डील के ऑफसेट क्लॉज की वजह से सफरान के पास जॉइंट एरो इंजन डेवलपमेंट में फाइनेंशियल बैक भी मौजूद होने वाला है। कुल मिलाकर अभी एमका का इंजन कंपटीशन सिर्फ एक इंजन प्रोक्योरमेंट डील नहीं होने वाला है, बल्कि भारत के फ्यूचर इंडिजिनस एरोस्पेस इकोसिस्टम और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का फाउंडेशन स्टोन होने वाला है।
अगला अपडेट भारत के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोडक्शन इकोसिस्टम में आने वाला एक बहुत बड़े स्ट्रक्चरल चेंज की तरफ से है। अभी भारत सरकार की तरफ से पहली बार बैलिस्टिक मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्राइवेट कंपनीज के लिए ओपन करने पर सीरियस विचार किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक CIA प्लानरी सेशन के दौरान डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह की तरफ से बात इंडिकेट किया गया है कि फ्यूचर वॉरफेयर रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए अभी मिसाइल प्रोडक्शन इकोसिस्टम को एक्सपैंड करना बहुत ज़्यादा जरूरी बन चुका है। सिंपल भाषा में बोला जाए तो अभी भारत सिर्फ 1 या 2 स्टेट ओन डिफेंस कंपनीज के थ्रू मिसाइल प्रोडक्शन को कंटिन्यू नहीं रखना चाहता है, बल्कि गवर्नमेंट अभी प्राइवेट सेक्टर डिफेंस कंपनीज को भी एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व करने की प्लानिंग किया जा रहा है। अभी खास बात यह कि पिछले कई दशकों से भारत में मिसाइल प्रोडक्शन का मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी भारत डायनामिक लिमिटेड यानी BDL के पास रखा गया। आकाश मिसाइल से लेकर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और मल्टीपल स्ट्रेटेजिक सिस्टम तक सबका प्रोडक्शन लार्जली इसी PSU के थ्रू किया जा रहा है। लेकिन मॉडर्न वॉरफेयर का नेचर रैपिडली चेंज हो रहा है। रशिया और यूक्रेन के वॉर और वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट के दौरान ये बात क्लियर हो चुका है कि लार्ज स्केल वॉर में मिसाइल कंजप्शन का रेट बहुत ज़्यादा होने वाला है। ऐसे सिचुएशन में सिर्फ लिमिटेड प्रोडक्शन कैपेबिलिटी पर डिपेंड रहना बहुत ही रिस्की बन सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गवर्नमेंट की तरफ से अभी ग्रेजुअली DRDO के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मॉडल के थ्रू सिलेक्टेड प्राइवेट कंपनीज को मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में लाने की तरफ मूव किया जा रहा है। हालांकि इनिशियली कंपनीज को प्रोपल्शन सिस्टम, लॉन्च सिस्टम, एयरफ्रेम्स और मिसाइल सब सिस्टम जैसे कंपोनेंट पर ही काम दिया जाने वाला है, लेकिन फ्यूचर में फुल मिसाइल इंटीग्रेशन कैपेबिलिटी भी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को दिया जा सकता है। स्ट्रेटेजिक लेवल पर देखा जाए तो इसका सबसे बड़ा फायदा प्रोडक्शन स्केलेबिलिटी और रैपिड रिप्लेसमेंट कैपेबिलिटी के ऊपर होने वाली है। वॉर टाइम कंडीशन में अगर लार्ज स्केल में मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है तो मल्टीपल प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज पैरेलल प्रोडक्शन को सपोर्ट कर सकते हैं और साथ ही कंपटीशन होने की वजह से मिसाइल का कॉस्ट भी काफ़ी कम रहने वाला है और फास्टर इनोवेशन और सप्लाई चेन रेजिलियंस भी काफ़ी इंप्रूव होने की उम्मीद किया जा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।